हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इकोनॉमिक्स के रिवीजन क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में बैंकों को जो है दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक है नॉन शेड्यूल्ड बैंक, दूसरे हैं शेड्यूल्ड बैंक्स। तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स वे बैंक हैं जिनको कि RBI एक्ट 1934 के फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है, जबकि शेड्यूल्ड बैंक को सेकेंड शेड्यूल में रखा गया है RBI एक्ट 1934 के। जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है उनका जो कैपिटल होता है वो 5 लाख से लेस देन होता है, मतलब 5 लाख रुपये से कम होता है इनका कुल जमा पूंजी। और ये जो है नॉन शेड्यूल्ड बैंक वो जो RBI के जो रेगुलर लोन है उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, केवल इमरजेंसी में इन लोगों को लोन मिल सकता है RBI से। और जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं इनका जो रिक्वायर्ड कैपिटल प्लस रिजर्व जो है उसमें वो कम से कम 5 लाख होना चाहिए। अब जो शेड्यूल्ड बैंक हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक कमर्शियल बैंक्स और एक कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? तो ऐसे बैंक्स जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं, या तो इंडिविजुअल को या बिजनेस को, और उससे जो इंटरेस्ट होता है उसे अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं जो SBI हो, PNB हो, ये सब इसी आधार पे काम करते हैं कि पब्लिक से पहले डिपॉजिट जमा कराएं, इसके बाद वो लोन प्रोवाइड करते हैं, या तो किसी इंडिविजुअल को देंगे या बिजनेस को, और उससे जो इंटरेस्ट अर्न होगा उससे अपना वो प्रॉफिट करेंगे। कमर्शियल बैंक के एग्जांपल देखा जाए तो फॉरेन बैंक्स। तो फॉरेन बैंक्स कौन होते हैं? जो ऐसे बैंक जो मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, वैसे बैंक फॉरेन बैंक्स कहलाते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मतलब प्राइवेटली ओन्ड, RRB रीजनल रूरल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब गवर्नमेंट ओन्ड बैंक, जैसे कि SBI हो गया, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये सब जो है ये सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एग्जांपल्स हैं। आगे बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इट इज़ ओन्ड एंड मैनेज बाय इट्स मेंबर एंड कस्टमर्स आर आल्सो ओनर्स। कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं कुछ लोगों के समूह के द्वारा बनाया जाता है और उन्हीं के द्वारा मैनेज किया जाता है, और इसके जो भी कस्टमर होते हैं वो भी ऑनर होते हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं और कस्टमर होते हैं इसके मतलब इस उद्देश्य से बनाया जाता है कि इससे जो पैसा जमा होगा उससे सभी का एक दूसरे का हेल्प हो सके। अब कोऑपरेटिव बैंक को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक में डिवाइड किया गया है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हो गए? जो कि टाउन से सिटी में बैंक्स रहेंगे। एक क्या कहते हैं स्मॉल बिजनेस और ट्रेडर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। जो कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स गाँव में जो कि स्थापित किए जाएंगे वो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे। ये जो है फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि पे फोकस करते हैं। कौन? रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। अब आगे हम अपने देश में जो है बैंकों का हिस्ट्री है उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट बैंक इन इंडिया, भारत में पहला बैंक जो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि 1770 में स्थापित हुआ था। जो कि फर्स्ट प्योरली इंडियन बैंक, पूरी तरह से भारतीय बैंक जो था वो PNB था, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। किनके द्वारा? लाला लाजपत राय जी के द्वारा। एक हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है SBI, इसके बारे में बात करते हैं। तो SBI जो था पहले क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई एंड बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों का पहले मर्जर हुआ। कब? 1921 में। और तीनों को मिलाकर बैंक बनाया गया जिसका नाम दिया गया इम्पेरियल बैंक। अब क्या हुआ, जो इस इम्पेरियल बैंक का जुलाई 1, 1995 को गोरावाला कमेटी की सिफारिश पर इम्पेरियल बैंक का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और इसी समय जुलाई 1, 1955 को ही SBI का नेशनलाइजेशन भी हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और जब नेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे देश में नेशनलाइजेशन 2 फेज में हुआ। पहला फेज था 1969, दूसरा फेज था 1980। तो 1969 में वैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ जिनका जो डिपॉजिट था 50 करोड़ से अधिक था। वैसे कितने बैंक थे? 14। तो 1969 में जो फेज 1 हुआ उसमें उस समय 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, जिसका नाम आप नीचे देख सकते हैं। सबका नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ जो हाईलाइटेड है उनको देख सकते हैं। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, PNB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जब फेज 2 था 1980, इसमें 6 बैंकों का डिपॉजिट किया गया, 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, सॉरी। जिसका डिपॉजिट था जिनका डिपॉजिट 200 करोड़ से ज़्यादा था। आप इनको नाम देख सकते हैं: आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड विजया बैंक।
तो अभी करेंट स्टेटस देखा जाए तो अभी गवर्नमेंट जो है 2019-20 में बहुत सारे बैंकों का मर्जर की, जिसकी वजह से अभी जो है नेशनलाइज बैंकों की संख्या हमारे देश में केवल 12 बच गई है। 2019 में किसका मर्जर हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर हुआ विजया बैंक और देना बैंक के साथ। 2020 में तो बहुत सारे बैंकों का मर्जर हुआ, आप देख सकते हैं। पीएनबी का मर्जर हुआ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक के साथ। एंड कैनरा बैंक का मर्जर हुआ सिंडिकेट बैंक के साथ। और इंडियन बैंक का मर्जर हुआ इलाहाबाद बैंक के साथ। तो हमारे देश में कितने नेशनलाइज्ड बैंक बच गए हैं? 12। इनके नाम आप देख सकते हैं, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। हम लोगों ने RRB देखा, रीजनल रूरल बैंक्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुआ था नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1975 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था रीजनल रूरल बैंक का? कि ताकि रूरल फार्मर्स एंड लेबरर्स को क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके। जो फर्स्ट RRB था उसका नाम था प्रथम बैंक, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को ही। कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं RRB का। नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक, केरला ग्रामीण बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक और बहुत सारे बैंक्स हैं RRB। यदि RRB की ऑनरशिप की बात की जाए तो इसके ऑनरशिप में सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है 50% की, बाकी स्पॉन्सर बैंक 35% एंड स्टेट गवर्नमेंट 15% का हिस्सेदारी रखती है। 1987 में केलकर कमेटी का सिफारिश आया था, उसके बाद से कोई भी RRB की स्थापना नहीं किया गया है। अब दो और टाइप्स के बैंक देखते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स। तो डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं? तो डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि किसी भी देश के उद्योग और आधारिक संरचना में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो डेवलपमेंट बैंक का एग्जांपल देख सकते हैं। पहला है IFCI, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में। ये जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस है उसके लिए स्थापित किया गया पहला डेवलपमेंट बैंक था। दूसरा है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ये क्या है कि आयात निर्यात के लिए केंद्र सरकार को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है एग्जिम बैंक। अगला तीसरा है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। इसकी स्थापना का उद्देश्य था एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और जो नाबार्ड है इसकी स्थापना B शिवारमन कमेटी के सिफारिश पे की गई थी। अगला चौथा है सिडबी। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। ये जो है MSME को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। आगे हम प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं, मतलब ऐसे बैंक जो इंडिविजुअल के द्वारा ऑन किए जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला HDFC। HDFC क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। भारत का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है HDFC, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दूसरा है ICICI। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तीसरा है एक्सिस बैंक। अब हम टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स की बात करते हैं। बहुत सारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, बहुत टाइप्स के। एक पहला है डिमांड डिपॉजिट्स। एक क्या होता है डिमांड डिपॉजिट? तो एक क्या होता है कि इसमें मनी केप्ट इन अ बैंक अकाउंट दैट यू कैन विथड्रॉ एनी टाइम ऑन डिमांड विदाउट गिविंग एडवांस नोटिस टू द बैंक। कहने का मतलब है कि इस प्रकार की जमा को हम कभी भी निकाल सकते हैं, मतलब बैंक को बिना एडवांस नोटिस दिए हुए भी। जो डिमांड डिपॉजिट होता है 2 तरह का होता है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट की बात की जाए तो मेनली बिजनेसेस के लिए होते हैं। इसमें जो करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, साथ ही इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो अनलिमिटेड होता है, मतलब आप कितने भी अधिकतम लेन देन की सीमा इसमें नहीं होती है। कितने भी बार मतलब इसमें ट्रांजैक्शन कितना भी मनी कर सकते हैं। और यदि सेविंग अकाउंट की बात की जाए तो जो है जनरली इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं। इस पर इंटरेस्ट मिलता है, साथ ही इसमें ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं।
अगला बात करते हैं आरडी। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, अ टाइप ऑफ बैंक डिपॉजिट वेयर यू इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन इट। मतलब हर महीने जो हम कुछ पैसा जमा करते हैं बैंक में और उससे इंटरेस्ट अर्न करते हैं, तो उसे ऐसा डिपॉजिट क्या कहलाता है? रिकरिंग डिपॉजिट। और फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है कि इसमें एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया जाता है किसी फिक्स पीरियड के लिए। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या था, या तो मंथली या ईयरली हम कुछ पैसे जमा करते हैं, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, एक बार में लमसम अमाउंट जमा कर दिया जाता है और उस पर जो है गारंटीड इंटरेस्ट मिलता है। जैसे इस पर इंटरेस्ट रेट पहले से डिफाइंड होता है एफडी पे, उतना ही जो आपको जो गारंटीड इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा। अगला डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट जिसका पूरा नाम है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। ये क्या होता है, शेयर एंड सिक्योरिटी को जो है होल्ड करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमेट अकाउंट। मेनली जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए डीमेट अकाउंट बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रक्रिया होती है बैंकों में जिसको हम लोग केवाईसी के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम है नो योर कस्टमर। ये क्या है, एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है जो कि बैंकों द्वारा चलाया जाता है ताकि अपने कस्टमर को जान सकें, उनकी आइडेंटिटी एंड एड्रेस, ताकि आगे जो भी मतलब फ्रॉड ना हो सके, मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल एक्टिविटी ना हो सके, उन सबको रोकने के लिए बैंक जो है केवाईसी करवाते हैं। अब हमारे देश में कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कि इंश्योरेंस या बैंकिंग है इसको रेगुलेट करते हैं। तो इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाला बॉडी का नाम है इरडा। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। और एक है बैंकिंग ओम्बुड्समैन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1995 में, जो कि बैंक से रिलेटेड जो भी कंज्यूमर का कंप्लेंट होता है उसको रिजॉल्व करता है बैंकिंग ओम्बुड्समैन। अब हम देखते हैं कि बैंकिंग जो क्षेत्र है, बैंकिंग एरिया, उसमें सुधार करने के लिए कुछ कमेटियाँ बनी थी। उन कमेटियों के बारे में देखते हैं। एक है नरसिम्हन कमेटी। ये जो है बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए नरसिम्हन कमेटी बनाई गई थी। अगला है गोईपुरिया कमेटी। तो इसका स्थापना कब क्यों किया गया था? ताकि कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव किया जा सके। गोईपुरिया कमेटी कस्टमर सर्विस में इम्प्रूवमेंट के लिए। और बीमल जलान कमेटी नए बैंकों को लाइसेंस प्रोवाइड करवाने के लिए। भारत में इंश्योरेंस सेक्टर की बात की जाए तो दो, LIC एंड GIC। LIC क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो है भारत का लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। कौन? LIC। इसकी स्थापना हुआ था सितंबर 1, 1956 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और GIC की बात किया जाए तो GIC है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 22 नवंबर 1972 को। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। LIC में या किसी में एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? द इंस्टॉलमेंट पेड बाय द पॉलिसी होल्डर टू द कंपनी। मतलब या तो मंथली पेमेंट करते हैं या ईयरली पेमेंट, जो भी पेमेंट करते हैं, जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो इंस्टॉलमेंट को ही प्रीमियम कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज का हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। क्वेश्चन है, इन द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ ए RRB व्हाट इज द स्पेसिफिक शेयर परसेंटेज हेल्ड बाय द स्पॉन्सर बैंक। मतलब RRB में जो स्पॉन्सर बैंक है उसकी हिस्सेदारी कितने % होती है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो बस आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।